प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर के पहले बैच को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने अग्निवीरों को बधाई दी और कहा कि अग्निपथ योजना मील का पत्थर साबित होगी और यह सशस्त्र बलों को मजबूत करने और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होगी। साथ ही पीएम ने कहा कि वह तीनों सेनाओं में महिला अग्निवीरों को देखने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने सियाचिन में तैनात महिला सैनिकों और आधुनिक लड़ाकू विमानों को चलाने वाली महिलाओं को उदाहरण देते हुए यह भी याद किया कि कैसे महिलाएं विभिन्न मोर्चे पर सशस्त्र बलों का नेतृत्व कर रही हैं। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक में लोकसभा, विधानसभा चुनाव और बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा होगी। इस बैठक में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 35 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया। ये रोड शो पटेल चौक से शुरू होकर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचा। इस दौरान इस रास्ते में भारी भीड़ भी नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी बात को हाईकोर्ट में रखे। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने स्वामी सरस्वती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार किया है। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले होने के इनपुट मिले हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली है कि आतंकी अयोध्या में राम मंदिर को अपना निशाना बना सकते हैं। राम मंदिर में सुसाइड बॉम्बर के जरिए हमला करने की साजिश रची जा रही है। एजेंसियों को इनपुट मिला है कि जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन ने इस हमले की साजिश रची है। तो वहीं आईबी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और इस्लामिक स्टेट अल-कायदा 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली, पंजाब और देश के कई बड़े शहरों में आतंकी हमला करा सकते हैं, जिसके लिए आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की मदद ली है। खबर यह भी है कि अगर 26 जनवरी पर आतंकी प्लान फेल हुआ तो G20 समिट को निशाना बनाया जाएगा, जिसे लेकर दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत देश के कई शहरों में अलर्ट जारी किया है। वैवाहिक दुष्कर्म के अपराधीकरण की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से 15 फरवरी तक जवाब मांगा है। मामले को मार्च में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और पीठ ने सभी पक्षों को 3 मार्च तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले का बड़ा असर होगा। बता दें कि शीर्ष अदालत ने विभिन्न उच्च न्यायालयों को निर्णय लेने देने के बजाय मामले को स्वयं लेने का फैसला किया। G20 की 2 दिन की थिंक 20 बैठक आज से मध्य प्रदेश में भोपाल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में पहली थिंक 20 बैठक का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। कार्यक्रम में देश विदेश से 300 मेहमान हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 22 देशों से आए 94 मेहमान हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय विचार वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए कहा, यही विचार दुनिया को शांति की ओर ले जा सकता है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा, G20 ही क्यों, सारा देश एक साथ आए, ऐसा फोरम बने जिस पर दुनिया के सारे देश एक साथ खड़े हों। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार G20 की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। यह भारत का बहुत प्राचीन विचार है जो दुनिया को शांति की तरफ ले जा सकता है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल बनाने में बड़ी सफलता मिल रही है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते से जोड़ा गया है। इसके जरिए अलग अलग क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल करने वालों के पास नागरिकों का पूरा चिकित्सा इतिहास पहुंच जाता है। अब तक 30 करोड़ से अधिक नागरिकों ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में रजिस्टर किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रव्यापी रोल आउट की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करना है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में 3 दिनों तक का येलो अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। IMD के अनुसार 16 जनवरी को राजधानी दिल्ली के लोधी रोड पर 1.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि सफदरगंज 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार
16 से 18 जनवरी तक उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतलहर की स्थिति रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं ठंड और कोहरे के कारण सबसे ज्यादा ट्रेनें और यातायात प्रभावित हो रहा है। नेपाल में क्रैश हुए यति एयरलाइंस के विमान का ब्लैक बॉक्स आज सुबह बरामद कर लिया गया है। प्लेन के ब्लैक बॉक्स से पायलट और एटीसी के बीच आखिरी बातचीत का पता चलेगा। बता दें कि एक ब्लैक बॉक्स या कॉकपिट रिकॉर्डर में इंजन की आवाज, ऑडियो अलर्ट और बैकग्राउंड साउंड कैद हो जाते हैं। इसके मिलने से दुर्घटना का उचित कारण पता चल सकता है। बता दें कि नेपाल के पोखरा में यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान रविवार सुबह कास्की जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में कुल 72 लोग सवार थे। इनमें से 68 यात्रियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इसमें 5 भारतीय भी शामिल हैं। अभी 4 शवों की तलाशी जारी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिनों दिन डूबती जा रही है। पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2010 से 2020 तक पाकिस्तान की औसत उत्पादकता वृद्धि सिर्फ 1.5% रही, जो बहुत ही कम है। योजना मंत्रालय और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स नाम के थिंक टैंक की ओर से किए गए शोध का नतीजा इस अध्ययन में दिया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था में टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी विकास अनुमान बताते हैं कि वर्ष 1970 के दशक की शुरुआत से ही पाकिस्तान में TFP और GDP दोनों की वृद्धि अनियमित रही है। कुछ वर्षों से TFP की वृद्धि ऋणात्मक भी रही है। इसके अलावा अलग अलग अनुमानों के अनुसार पूरी अर्थव्यवस्था में TFP वृद्धि पिछले दशकों में लगभग 2% रही है, जो कि बेहद कम है। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में नकल को लेकर धामी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत नकल करने में संलिप्त अभ्यर्थी 10 वर्ष तक किसी भी भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। सरकार की ओर से सख्त नकल विरोधी कानून में यह प्रावधान किया जा रहा है। चंपावत में मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि सरकार देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाने जा रही है। कैबिनेट में निर्णय लिया जा चुका है। इस कानून में अपराधियों को सख्त सजा के साथ संपत्ति भी जब्त की जाएगी। साथ ही कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। अब ये तो साफ है कि गड़बड़ी करके कोई बच नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगाह किया कि जमीन पर कब्जा करने और दबंगई करने वालों को कड़ा कानूनी सबक सिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और जमीन कब्जाने की कुछ शिकायतों पर उन्होंने कहा कि सरकार हर गरीब के साथ खड़ी है। जमीन पर कब्जा करने और दबंगई करने वालों को करारा कानूनी सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और हर समस्या का जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण समाधान होगा। तो वहीं गोरखपुर के जनता दर्शन में कई फरियादी गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे, जहां सीएम योगी ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज बाधित नहीं होने दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जहांगीरपुरी से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसे लेकर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्पेशल सेल के अनुसार गिरफ्तार हुए दोनों संदिग्ध टारगेट किलिंग को अंजाम देने वाले थे। आतंकियों ने पंजाब और दिल्ली में राइट विंग के हिंदू लीडर को अपना निशाना बनाया था। ये आतंकी टारगेट किलिंग की घटना को 27 जनवरी और 31 जनवरी को अंजाम देने वाले थे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने पंजाब में बजरंग दल, शिवसेना और कांग्रेस के 3 नेताओं को टारगेट बनाना था। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर सूचना प्रौद्योगिकी का बड़ा गढ़ बन चुका है। पिछले वर्ष यहां से होने वाले IT एक्सपोर्ट ने 50% की रफ्तार से वृद्धि दर्ज की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी कई बड़ी कंपनियों ने इंदौर में दफ्तर खोलने में रुचि दिखाई है। 2022 में 8 बड़ी कंपनियों ने अपना काम शुरू किया है। 2023 में भी L&T इन्फोटेक जैसी बड़ी कंपनी अपना दफ्तर इंदौर में खोलने की तैयारी में है। इनमें जापानी कंपनी राकुटेन के साथ साथ इम्पेटिस, परसिस्टेंट, एक्सेंचर, पेपरचेस, रिवेल, प्लांटिक्स, न्यूक्लियस टेक, नगारो शामिल हैं। इन्हें मिलाकर इंदौर में 250 से अधिक IT कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इस समय हर तरफ SS राजामौली की फिल्म RRR छाई हुई है। दुनिया भर में यह फिल्म अपना परचम लहरा रही है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में जीत के बाद साउथ की फिल्म RRR ने देश को फिर से गौरवान्वित कराया है। अब फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में भी इतिहास रच दिया है। दरअसल फिल्म मेकर्स SS राजामौली की मैग्नम ओप्स फिल्म RRR ने अब बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता है। बजट से पहले केंद्र सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर टैक्स में छूट की घोषणा की है।
साथ ही राज्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए के पैकेज का भी ऐलान किया है। यह पैकेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए स्पेशल असिस्टेंस के तहत दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत अब केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ का एडिशनल पैकेज दिया है ताकि गाड़ियों का स्क्रैप करने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़े। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति 15 साल पुरानी अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराता है तो उसे टैक्स में भी छूट दी जाएगी। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र में लिखा था कि रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंसेंटिव देने के लिए चिन्हित किया गया है, जिसके बाद यह फैसला सामने आया है। बता दें कि केंद्रीय बजट 2023 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।